हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैदिक सभ्यता के ऊपर है हमारी तीसरी वीडियो है। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के ऊपर हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं, वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक काल के ऊपर। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इसकी शुरुआत 1000 बीसी में मानी गई तथा यह 1000 बीसी से 600 बीसी तक चली। 1000 बीसी में लोहे की खोज भी कर ली गई थी उत्तर काल में आते ही, जिससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन देखे गए, जिसने सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। इस काल में जन का आकार भी बड़ा हो गया था, जन जनपद कहलाने लगे थे। इस काल में कबीले का आकार भी बढ़ने लगा था, राजा की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी, राजा का पद वंशागत हो गया था। जैसे पहले कबीले के लोग राजा को चुनते थे, पर उत्तर वैदिक काल में आकर राजा का पद वंशागत हो गया। जो राजा होगा उसका अगला वारिस ही वहाँ का राजा होगा। इस काल में राजा का महत्व भी बढ़ने लगा, राजा की शक्तियाँ भी बढ़ने लगीं। संगठनों का महत्व जिससे घटने लगा, गिरने लगा। जो कबीलों का संगठन हुआ करता था उसका महत्व धीरे धीरे गिरने लगा, राजा की शक्तियाँ और महत्व बढ़ने के कारण। इस काल में रत्निन की संख्या बढ़कर 7 से 17 हो गई। पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या जो थी वो 7 थी। जो राजा के सहायक हुआ करते थे उन्हें रत्निन कहते हैं। उनकी संख्या पूर्व वैदिक काल में 7 थी। उत्तर वैदिक काल में आकर इनकी संख्या 17 हो गई। टैक्स सिस्टम में भी काफ़ी बदलाव किया गया। इस काल में स्वेच्छा से कर ना देकर बल्कि नियमित रूप से कर दिया गया। सामाजिक जीवन में भी काफ़ी बदलाव किया गया। वर्ण व्यवस्था जो जन्म के आधार पे इस काल में कर दिया गया, उस काल में कर्म के आधार पे था। तो पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कर दिया गया। जैसे जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा वह ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा वह क्षत्रिय होगा। गोत्र शब्द की उत्पत्ति भी उत्तर वैदिक काल में ही आकर हुई। इस काल में लगभग मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। 25-25 वर्षों में इसको 4 भागों में बांट दिया गया मानव जीवन को। जैसे जो 0 से 25 वर्ष तक की अवस्था थी उन्हें बांट दिया गया ब्रह्मचार्य के लिए। इस अवस्था में लोग ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। उसके बाद जो 25 से 50 वर्ष तक की आयु थी उसको बांट दिया गया वंश आयु को बांट दिया गया वंश को आगे बढ़ाने के लिए। वे लोग वंश को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी जो थी 50 से 75 वर्ष की आयु वाले लोग के लिए ब्रह्मचार्य का नियम पालन करना था। और 75 से 100 वर्ष की आयु के लिए एकांतवास में रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी थी। ऐसे मानव के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। यहाँ स्त्रियों की स्थिति पूर्व वैदिक काल के मुकाबले काफ़ी गिर गई थी। जैसे पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह पुरुषों के बराबर मानी जाती थी, पर इस काल में आकर स्त्रियों की स्थिति काफ़ी नीचे गिर गई। समिति और विदत जहाँ महिलाओं की उपस्थिति हुआ करती थी, भागीदारी हुआ करती थी, इस काल में आकर उसे प्रतिबंध कर दिया गया। विदत और समिति जैसे संगठनों में महिलाएं उपस्थित नहीं होंगी। इसमें दहेज प्रथा की शुरुआत कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में आकर कई चीज़ों में बदलाव किया गया। यहाँ अनेक बदलाव देख सकते हैं आप। इसमें दहेज प्रथा भी शुरू कर दिया गया। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में पुत्री को समस्त जीवन दुखों का कारण माना गया है। यहाँ तक मैत्रेय संहिता में कहा गया है कि शराब और जुआ खेलने के बाद स्त्री सबसे बड़ी तीसरी बुराई है। इस काल में मैत्री गार्गी यहाँ की विदुषी महिलाओं के रूप में जानी जाती हैं। इस काल में दासों की स्थिति ठीक थी। इस काल का भोजन कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग जुआ खेलना, शराब पीना, घोड़ा दौड़ कराना और संगीत करना ये सब किया करते थे। विवाह प्रथा क्या था इस काल का? तो विवाह प्रथा 2 भागों में था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जो था, इस विवाह में जो वर पक्ष होता था वह उच्च परिवार का होता था तथा स्त्री पक्ष निम्न वर्गीय की हुआ करती थी। इससे उत्पन्न संतान एक नई जाति को जन्म देता था। प्रतिलोम विवाह में क्या था कि स्त्री उच्च पक्ष की हुआ करती थी, वह वर जो था वह निम्न पक्ष का हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देखते हैं। यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था? तो इस काल में मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय प्रथम था।
इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि माना जाता था, कृषि ही था। वह दूसरा व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। इस काल में एक काठक संहिता में 24 बैलों का वर्णन मिलता है, 24 बैल वाले हलों का वर्णन मिलता है। अब तक का यहाँ दूसरा प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था, वह हाथी था। प्रिय पशु के रूप में घोड़ा व हाथी हुआ करते थे यहाँ। कृषि में अधिशेष की बात करें तो इस अधिशेष ने उद्योग एवं व्यापार दोनों को सहयोग किया। कृषि अच्छी खासी हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल में, जिससे व्यापार में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ करता था यहाँ के लोगों को। इस काल में कुछ मात्रा में विदेशी व्यापार के अवशेष भी मिलते हैं। जैसे पूर्व वैदिक काल में केवल आंतरिक व्यापार किए जाते थे, पर इस काल में आकर व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा, तो अब आंतरिक व्यापार ना होकर विदेशी व्यापार भी होने लगा केवल। तो इस काल में आकर विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों होने लगे। इस काल में भी मुद्रा की खोज नहीं की गई थी, वस्तु विनिमय ही चलता था यहाँ, वस्तुओं को अदल बदल कर व्यापार करना। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का भी बढ़ावा मिला, नगर का क्षेत्रफल बढ़ने लगा, जिससे यह द्वितीय नगरीकरण का सबसे बड़ा काल माना गया। प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, तो यहाँ के धार्मिक जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन देखा गया। इस काल में यज्ञ तथा कर्मकांड की महत्व बढ़ गई थी। इस काल में प्रमुख देवता प्रजापति, जिन्हें सृजन के निर्माता के रूप में देखा जाता है। विष्णु जो थे वह पोषण व रक्षक के रूप में देखे जाते हैं। रुद्र देवता थे जो इस काल में पशुओं के देवता माने गए। वरुण जो थे वह इस काल में जल के देवता माने गए। पूषण जो पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, इस काल में आकर वह समुद्र के देवता माने जाने लगे। अब प्रमुख यज्ञ कुछ देख लेते हैं। तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था यहाँ। जब राजा बनने की बारी होती थी तो यह यज्ञ होता था। ज़्यादातर यज्ञ अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए करवाया जाता था। एक और यज्ञ होता था जो वाजपेय यज्ञ कहलाता था। यह शक्ति प्रदर्शन के लिए राजा करवाया करते थे, अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए। और तीसरा यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ। यह क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। आइए कुछ नदियों को देखते हैं। वैदिक काल की नदियों को आज अन्य नाम से जाना जाता है। और नदियाँ कौन सी हैं? तो तिस्ता नदी, जिसे आज झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। फिर परुशनी नदी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर अश्किनी नदी, जिसे चिनाब के नाम से जाना जाता है आज। उसके बाद सदानीरा, जिसे गंडक नदी के नाम से आज जाना जाता है। फिर विपाशा नदी, जिसे आज व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। यह थी उस काल की प्रमुख नदियाँ जो आज अन्य नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। धन्यवाद।